रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, शहर में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 849 तक जा पहुंची है। वायरस के बायस शहर के मुतादिद इलाके सील हैं और मजीद हो रहे हैं। ऐसे में कारोबारी तबका भी अपने कारोबार के लिए आवाजें बुलंद कर रहा है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स की जानिब से 100% लॉकडाउन का मुतालबा किया गया है। रमजान की आमद है, मसाजिद के हवाले से भी हुकूमत ने 20 नकाती एजेंडा दे दिया है। मौजूदा सूरत हाल में इंतजामिया के इक़दामात कोरोना पर काबू पाने में किस हद तक सूदमंद हैं? मूजी मर्ज किस हद तक खतरनाक हो सकता है? लाहौर में कोरोना जैसे के केसेस जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? कोरोना वायरस से बचने के लिए मजीद किन इक़दामात की जरूरत है? क्या हुकूमत के फैसले पर शहर में अमल दरामद हो रहा है? क्या 100% लॉकडाउन किया जा सकता है? रमजान मुबारक में कौन कौन से कारोबार खुलेंगे और इनके लिए SOPs क्या क्या होंगे? इन सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मलिक मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हैं। नजीर चौहान साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़िशान खलीक रहनुमा अंजुमन ताजरान हैं, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं। तमाम लोगों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि कराची के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मौजूदा दिन में हमने ये देखा कि आज लाहौर के डॉक्टर्स ने भी PMA की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और ये कहा है कि अब अस्पतालों का रश हमसे बर्दाश्त नहीं होता, बजाय ये कि हम देखें कि सड़कों पर खड़े होकर हम मरीजों का इलाज करें। इससे कबल आप खुदारा लॉकडाउन की पासदारी करवा दीजिए। डॉक्टर शाहिद साहब, ये नौबत क्यों आन पहुंची है कि आपने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली? हुकूमती इक़दामात लॉकडाउन के लिए क्या आपको नाकाफी नजर आए? देखा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि मैं साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर एक बात करूंगा। 26 फरवरी को पहला केस आया, उससे पहले हमने 5 फरवरी को एक सेमिनार किया था, उससे पहले 20 जनवरी को हमने एक अलर्ट भी दे दिया था हुकूमत को, वफाक को भी, सूबाई हुकूमतों को भी, कि ये पैंडेमिक वबा वहाँ पर डिटेक्ट हो गई है वुहान के अंदर और ये डेफिनेटली इधर आएगी किसी ना किसी तरीके से। अच्छा। फिर हमने क्या किया, 2 चीजें होती हैं सर्विलेंस के, एक या एयरपोर्ट को मैनेज करना होता है या बॉर्डर्स को मैनेज करना होता है। स्टेट के साथ ये दोनों गलतियां हुई और गलतियां जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां वो बच्चे देती हैं। ठीक है, ये दानिस्ता थी या नादानिस्ता थी? एक्सपर्ट्स की राय क्या है? जी, अब मैं आपको बताऊं कि अब देखें हुआ क्या। मैं इसको ये नहीं मैं कह सकता, ये होता है कप्तान को या जायरीन को या तो जाना नहीं चाहिए था, अगर चले गए तो आना नहीं चाहिए था। चाइनीज मॉडल हमारे सामने था कि चाइना के अंदर बच्चे जो स्टूडेंट गए थे हमने नहीं आने दिए, ये इनको आपने आने दिया। अगर आने दिया था तो एक प्रॉपर क्वारंटीन बननी चाहिए थी वहां पे, वहीं पे उनको करके उनकी एंट्री यहाँ पर ना की जाती। हुआ क्या, वो भी अनकंट्रोल्ड अनसर्विलेंस ये काम हो गया। अब जो फिर उसके बाद हमने ये तजवीज की, ये वो बाहर रुकती नहीं है, ये चलती गई आगे। हमने हुकूमत को बारहा तजावीज दी, लिख के दी, पैसे दी कि आप खुदा के लिए हाउस आइसोलेशन ना तोड़े लोगों की। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुकूमत ने कि एक पुलिस को इन्वॉल्व करके किसी बंदे का एक फैमिली का टेस्ट आ गया है तो उसके पीछे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, पूरी फैमिली को उठा के उनकी हाउस आइसोलेशन को तोड़ के एक थर्ड क्लास जो आइसोलेशन बनी इनकी उसके अंदर लेके आए। आप उसको थर्ड क्लास कह रहे हैं? अभी मैं भी आपका अभी आप यहाँ से उठते हैं, अभी चलते हैं जाके एक्सपो को जाके तो देख लीजिए उधर ना वॉशरूम ठीक है और इतने फजूल इंतजामात है। बजाय हमने हाउस आइसोलेशन को तोड़ के अपनी सेल्फ क्रिएटेड आइसोलेशन सेंटर्स बना के हमने कोरोना को रोका नहीं, उसके स्प्रेड को इनहेंस किया। ठीक है, तो ये 1 महीने बाद क्यों आ रहे हैं आप? 1 महीना बाद? अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो स्प्रेड ऑफ द पैंडेमिक है उसके लिए एक लॉ ऑफ द लॉग चलता है, ये साइंटिफिक फार्मूला है कि जब ये एक वायरस ट्रेवल करता है, स्प्रेड होता है इसका, तो पहले लाख पेशेंट 67 डेज में आ जाएंगे। ठीक है, लाख जी ठीक, अगला लाख 11 दिन में, ठीक, उससे अगला लाख 4 दिन में। क्यों आएंगे? जब ये असल में बात है रवैयों की, बिहेवियर्स की। अच्छा, हमारी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर एक टर्म चलती है, मैं आपको बताना शेयर करना चाहता हूँ, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। वो थेरेपी ये होती है कि हम लोगों को कहते हैं अपने रवैये ठीक करो। हम अनडिसिप्लिन कौम है। मैं अभी आपके प्रोग्राम के लिए आ रहा था, दुकानों को देखे आप जाके, ना
इसका सिर्फ एक मतीगा आपको बता दूं, इसका सिर्फ एक हल है, दैट इज प्रिवेंशन। ठीक, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक, ट्रीटमेंट हो सकता नहीं है, प्रिवेंशन का सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। ठीक है। अच्छा, जो डॉक्टर साहब आपने ये स्टैट्स दे दिए, ये बड़े हैरान कुन और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आप कह रहे हैं 65 दिनों में 1 लाख, यानी कि अभी 65 दिन नहीं हुए, जैसे ही 65 दिन टच कर जाएंगे 1 लाख इसकी तादाद हो जाएगी। और अगर मैं मौजूदा तादाद बताऊं तो नाज़रीन 10,811 एग्जैक्ट इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। फिर ये कहते हैं कि फिर अगले जब ये 65 दिन गुजर जाएंगे तो फिर 11 दिनों में 1 लाख, और फिर जब 4 दिन गुजर जाएंगे तो फिर 1 लाख। चौहान साहब आपने देखा है कि पहले कराची, वहां से टफ टाइम आया, और अब लाहौर, वहां से टफ टाइम आया है, और डॉक्टर्स ने खुलकर इजहार किया है कि हुकूमत क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। देखिए मदीहा, सबसे पहले तो डॉक्टर शाहिद साहब ने जो फरमाया यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत के साथ पूरे पंजाब के अंदर शब और रोज़ वो मेहनत कर रहे हैं, और हर जगह पर आप देख रहे होंगे, कभी सुबह कहीं है, शाम को कहीं है, और रात को कहीं है। सही। अच्छा, रही बात जहाँ तक कि इनको किस तरह से मज़ीद सेव किया जा सकता था, देखें इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरी दुनिया में पहली दफ़ा वबा जो है इस तरह की आई है, और इसमें अमेरिका जैसे और यूके जैसे और जो कल चैम्पियन थे हेल्थ के, वो वाले ममालिक भी इसमें कोई अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और आप देखें लाखों की तादाद उनके अपना मुल्कों के अंदर लोग मर चुके हैं, लेकिन ये क्रेडिट जाता है कि हम जिस तरह से गरीब मुल्क होने के साथ साथ इतनी बड़ी जो वबा है उसका मुकाबला करने के लिए पूरी कौम आज सीसा पलाई दीवार और अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। सर नहीं, और पूरी कौम नहीं खड़ी ना, इस वजह से तो ये कल आज आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है। अच्छा, मैं पहले 30 दिन की जिक्र कर लूँ आपको, जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जी जो पहले 30 दिन थे वो सबसे अहम दिन थे जो हमने गुजारे, जो 1 महीना हम सब ने कौम ने घर बैठ के गुजारा। देखें 4706 हमारे टोटल पेशेंट हैं जो हमने अभी हमारे रिकॉर्ड के ऊपर आप चेक करेंगी, और आप यकीन करके जानिए कि ये अल्लाह ताला का फजलो करम है कि हम उतनी स्पीड से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इन 1 महीने के अंदर कि हम पता नहीं कितनी जगह कितने ज्यादा केसेस में चले जाएंगे, वो अल्लाह ने हम पे करम किया कि हम उनसे बचे। अच्छा, ये जो आपने स्टैट्स बताए हैं ये अनफॉर्चुनेटली 30 दिनों के हैं। डॉक्टर साहब ने आपको अगले आने वाले 65 दिनों, फिर अगले आने वाले 4 दिनों और अगले आने वाले 11 दिनों का स्टैट दे दिया है, और आपको पता है कितने खतरनाक, एक एक्सपर्ट आपको बता रहे कितने खतरनाक। अच्छा देखें मेरी बात, वही मैं बात रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात अगर आप कंप्लीट सुन रहे हैं, फिर मैं अगली बात दूसरी साथी के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ कि पहले महीने के अंदर हम सब लोगों ने जितनी अच्छे तरीके से अपनी तमाम घरों में रहे, मार्केटें बंद की, कारोबार बंद किए, आप सड़कों पे नहीं आए, लेकिन अब जो प्रेशर अवाम का, ताजरों का और बाकी लोगों का भी जो आ रहा है, तो हमेशा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बात ये कही कि हम अपने गरीबों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपने अपनी मौत का भी और जो हमारे लोग हैं उनका भी ख्याल, सेहत का भी रखना है। और यही वजह कि आप देखें पंजाब अपना कराची के अंदर क्या हुआ है। अच्छा। आप देखें लोगों को बंद करके उन्होंने कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं अभी बताया जा रहा है, वक्त बताएगा कि कितने लोगों की वहां पर डेथ्स हुई हैं घरों में बिठा के, और हमने पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया। पूरा पंजाब ये देख रहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने फौरी तौर पर 1000 से अबव आप देखें एक्सपो सेंटर में गए, उसके बाद काला शाका को गए, फिर फौरी तौर पर जितने भी यहाँ पर चौहान साहब, यहाँ पर जो बात हो रही है, हुकूमत ने बहुत सारे इंतजाम भी किए हैं, क्योंकि हुकूमत रियासत माँ का किरदार अदा करती है और ये इकदाम होने ही थे। अगर आपकी हुकूमत ना होती तो कोई भी हुकूमत होती है, हुकूमत का काम है, करने का काम है। लेकिन हम इस बात के पेश नज़र कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये भी हम बयान करेंगे। आपने ताजरों की बात की, यहाँ पे नाज़रीन के साथ एक स्टैट हम शेयर करते हैं। मलिक ज़मान नसीब साहब, आपको ये नाम फेमिलियर होगा, ये PP 146 इन्होंने ये हल्के से जो है कंटेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर, और ये हमजा शहबाज के खिलाफ खड़े हुए। अब मलिक ज़मान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो एक ताजिर भी हैं, वो क्या कहते हैं कि ताजिर तनख्वाहें, बिल, किराए और टैक्स देने से कासिर है, हुकूमत SOPs के साथ मार्केटें खोले। अब ये पॉइंट आपने चौहान साहब नोट करके रख लेना है कि मलिक ज़मान कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक क्या है, और इनकी जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है मलिक ज़मान जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब ट्रेड विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यहाँ पर हम शामिल गुफ्तगू करते हैं ज़िशान साहब को। ज़िशान साहब, आप ताजिरों की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो बैठे हैं वो एक एक्सपर्ट हैं, वो एक डॉक्टर हैं। अब आपने उनकी पूरी बात सुन ली है,
थोड़ा सा आपका व्यू चेंज हुआ है या फिर अभी भी आप कह रहे हैं कि दुकानें खोलनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम बात ये है जी, जो इन्होंने बातें की हैं, इन लोगों की बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, मगर कोई भी मुल्क, कोई भी इकोनॉमी ताजर या इंडस्ट्री के बगैर नहीं चल सकती है। आपने देख लिया है, मैं पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। चाइनीज न्यू ईयर आता है तो उसके ना जनवरी मिड से छुट्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। दैट मीन्स जनवरी फरवरी 2 महीने होते हैं जब ये थोड़ा सा बिजनेस हमारा क्रंच होता है। अब इस वक्त पेंडेमिक की वजह से हमारा मिड मार्च तक चाइना बंद रहा, और जिस वक्त चाइना खुला पाकिस्तान में ये इशू आ गया। दैट मीन्स तकरीबन 4 महीने से हमारी ट्रेड एक्टिविटीज जो है स्टेगनेंट है। ठीक है। अब कोई भी दुनिया की मईशत ट्रेड और इंडस्ट्री के बगैर नहीं चल सकती। डेफिनेटली आपको एक्सचेकर में पैसा आता है, बिल्कुल जी, एक्सचेकर में पैसा आता है, आपने उसके मुताबिक अपनी इकोनॉमी चलानी होती है, टैक्सेस आते हैं, सारा कुछ आप लोग करते हैं। अब इस वक्त अलमिया ये है कि जो तिजारत है अंबिया का पेशा है, अंबिया का पेशा हम लोग कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग जो काम कर रहे हैं किसी जहाज से कम नहीं है। सर। अपनी हक हलाल की हार्ड अर्न्ड इनकम का जो माल है वो चोरी छुपे बेच रहे हैं। जी। तो क्या ये सही है कि ताजरों को चोरी पे लगा दिया जाए? हम मानते हैं हुकूमत जो कर रही है सही कर रही है, हुकूमत की भी मजबूरी है, इसलिए कि एक वबा है। मगर जिस तरह नजीर साहब ने कहा जी कि पहली दफा आई है, अबोला भी आ चुका है, इससे पहले और बहुत सारी वबाएं आई हैं। अल्लाह माफ करे। हम तो ये कहते हैं अदल करी ना इंसाफ करी, सिर्फ हमें माफ करी। हमसे गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, पाक परवरदिगार हमें माफ कर दे, मगर हमारी मईशत चले। ठीक है ज़िशान साहब, आपने जो गुफ्तगू की है काबिले एहतराम है। ताजरों का तहे दिल से हम इज्जत करते हैं, उनकी आवाज भी बनते हैं और इस बात का इदराक आपको है भी। अच्छा, इस हवाले से वजीर जो सनअत व तिजारत हैं, सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल साहब, उन्होंने आज बहुत ही खरी बात की है और 2 टोक बात की है, वाज़ेह पॉलिसी उन्होंने बताई है। वो पॉलिसी क्या है ताजरों के हवाले से, नाज़रीन ये देखिएगा। आपने अपने 18 अरब रुपए का जो टैक्स है वो माफ किया है। उसमें PRA जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का 2.4 बिलियन का टैक्स खत्म किया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए जो 10 बिलियन का टैक्स आता था वो खत्म किया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के जरिए जो हमने 3.3 बिलियन के टैक्स को खत्म किया है। इसी तरह एनर्जी डिपार्टमेंट के जरिए 2.3 बिलियन का जो टैक्स आता था उसको खत्म किया है कोरोना की वजह से, ताकि रिलीफ दिया जाए लोगों को, छोटे ताजरों को और दूसरों को। अब जहां तक रमजानुल मुबारक के अंदर दुकानें खोलने का ताल्लुक है, इस बारे में कल भी हमारी मीटिंग हो चुकी। आज इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में हम शाम तक लाहे अमल बनाएंगे कि किस तरह से रमजानुल मुबारक के अंदर दुकानों को खोलना है, उनका क्या शेड्यूल बनाना है, उन्हें वीकली करना है, उनकी टाइमिंग किस तरह से करना है। तकरीबन तमाम ताजर तंजीमों के साथ रोजाना की बुनियाद पर मैंने मीटिंग्स की हैं और वो तमाम सिफारिशात जो ताजर तबके की तरफ से, चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और ट्रेडर की तरफ से आई हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब को पेश कर दी गई हैं। अब उसके मुताबिक जो हमारी सब कमेटी कैबिनेट की है उसके अंदर डिस्कस करके इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आपके सामने आ जाएंगी कि रमजानुल मुबारक। ठीक है नाज़रीन, ये आपने सुना है मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब ने क्या कहा है। मजीद थोड़ी सी डिटेल जो कि उस तजवीज़ में जो कि CM को दी गई है उसमें आपके साथ शेयर कर दें कि उन्होंने कहा है कि 2 हिस्सों में मार्केट्स खुल सकती हैं। एक दिन नहर के इस पार की मार्केटें खुलेंगी और एक दिन नहर के उस पार की मार्केटें खुलेंगी। डॉक्टर साहब, अब आप देख रहे हैं कि 30 दिन हुए हैं, आज 30 दिन मुकम्मल हो गए हैं जुज़वी लॉकडाउन पंजाब में, लेकिन 30 दिनों के अंदर जो अपर मिडिल क्लास है, मैं बावसूख तरीके से कह सकती हूँ कि उसके जेब का जमा पूंजी वाला पैसा खत्म हो चुका है। तो आप एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते कोई एक ऐसी तजवीज़ दें कि तमाम लोग अपनी इज्जत भी रख लें, किसी के आगे हाथ भी ना फैलाएं और कोरोना का मुकाबला भी कर लें। जी देखा, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि जो 3 मॉडल दुनिया में ऑपरेटिव है इस वक्त। एक है कर्फ्यू लगा सऊदीया में, चल रहा है अभी, ये श्रीलंका में भी चला। कुछ मुल्कों के अंदर उन्होंने कहा कि हम कोई लॉकडाउन नहीं चलेगा। स्वीडन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोई नहीं, तमाम पेशेंटों को एक्सपोज होने दे, स्प्रेड जब 60% हो जाएगा तो 40% पॉपुलेशन प्रोटेक्ट हो जाएगी, सही, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी उसके अंदर। सही, वही साइंटिफिक कांसेप्ट है, सही, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। कुछ मुल्कों के अंदर जिनमें हम भी हैं, ठीक है, एक है लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन,
मैं इसकी फेवर में इसलिए नहीं हूँ कि कंप्लीट लॉकडाउन उस जगह होता है जहां पर लोगों के रवैये ठीक ना हो। हम अच्छा, आप कथा कलामी के लिए माजरत चाहती हूँ, आप न्यूजीलैंड स्वीडन की अगर बात करते हैं तो इनकी आबादी तो हमारे इस्लामाबाद जितनी पूरी आबादी है, तो उनको तो वैसा सामना भी नहीं है उन मुश्किलात का। अगर पाकिस्तान को हम मद्देनजर रखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, कोरोना भी मर जाए और तमाम अमन भी रहे? देखिए, जो अभी ज़ीशान साहब ने बात की कि इकोनॉमी अगर किसी मुल्क की बैकबोन नहीं है तो आरबीसी जरूर है। ये रगों में दौड़ता खून है, उसके बगैर ये चल नहीं सकता मुल्क। अब देखें, अभी एक सीएम साहब को रिपोर्ट सबमिट हुई है जो पूरे कैलकुलेशन को बेस की है। 18 ट्रिलियन का लॉस आ रहा है सिर्फ इस चीज के साथ जी। और अगर लोग इससे ना मरे, कोरोना से ना भूख से मरेंगे जी। क्योंकि IMF ने वार्निंग इशू कर दिया ये कि नेक्स्ट जो क्राइसिस है इस मुल्क के अंदर वो न्यूट्रिशन का है, भूख का है। देखिए, हमारे ताजरों को ये समझना पड़ेगा, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका हल है सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक, अगर एक दुकान वाला है वो बैठा दुकान खोल के, लाइन लगे दूर तक 3 बंदों का अटेंड करके चौथा बंदा मैंने खड़ा नहीं होने दे रहा, ठीक है, रवैये आपने किया गलत। आपकी सड़कों पे जाकर आपने बिल्कुल यूं समझा मजाक बना दिया। ठीक है, अगर देखें दानिशमंदी का सबूत स्टेट ने नहीं दिया तो हमने अवाम ने भी दिया। और आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। और जो प्रोग्राम टॉप स्टोरी हम इस्लामपुरा में कंडक्ट करके आए उसमें हमने दिल दहला देने वाले, आंखें खोल देने वाले हकायक अपने नाज़रीन के सामने पेश किए। ज़ीशान साहब, ये एक फैक्ट कराची से जरा सुन लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी कि पुलिस ने ताजिर रहनुमा हमाद पूनावाला और दीगर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गुज़िश्ता रोज लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और जबरदस्ती कारोबार खोलने पर गिरफ्तार किया गया है। 6 ताजिरों को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया जाएगा। अभी ये नौबत पंजाब में नहीं देखी हमने, पंजाब अभी भी हाथ होला रखे हुए है। तो ज़ीशान साहब, आप ऐसा क्या करेंगे कि आपने हुकूमती रिच को भी कायम रखना है, हुकूमत का भी साथ देना है और मियाना रवि के साथ ताजिरों का भी साथ देना है? मैडम, अभी जिस तरह आपसे मैंने बात की कि जी हार्ड अर्न इनकम, हलाल की कमाई का माल हम चोरी करके बेच रहे हैं। ये 30 मार्च को एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कहा गया था कि ट्रैक्टर पार्ट्स की जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड आप दुकानें खोल सकते हैं। जी। मेरा ताल्लुक ब्रांदत रोड के साथ है, वहां कौन सी ऐसी इंडस्ट्री दुनिया की नहीं है जहां की चीज वहां ना मिलती हो। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आया था 14 अप्रैल को जिसके अंदर हर चीज लिख दी गई है। अब उसके बाद जिस दिन हम दुकान खोलने की कोशिश करते हैं या तो पुलिस आके लाठीचार्ज कर देती है, अगर कोई दुकानदार उनको नहीं मिलता, बाहर खड़ी हुई दुकानों में उनकी गाड़ियां जो उनकी हवा निकाल दी जाती है। अगर किसी बंदे के पास खुदा ना खास्ता किसी इंडस्ट्री का बायर या बंदा आ जाता है, चीज खरीदता है, वो उसको सामान दे रहा हो तो सामान समेत उस हमारे ताजिर को अरेस्ट करके थाने ले जाया जाता है। तो किधर गई ये आपके ऑर्डर्स, किधर गई ये आपकी सारी क्लैरिफिकेशन? अगर आप इनको फॉलो नहीं कर सकते थे तो पहले दिन कह देना चाहिए था, भाई हम लोग आपको इजाजत नहीं दे सकते, हम नहीं करेंगे, अगर आप करोगे तो हमने लाठी चार्ज करना है। अनाउंस चीजों में आपकी भी इज्जत थी, हमारी भी, इसलिए कि हम लोग मुल्क के एक्सचेकर में पैसा देते हैं, टैक्सेस देते हैं, उसके बाद भी अगर हमने डंडे खाने हैं, दफा 144 का नाफिज अपने ऊपर करवाना है, हमें ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। गुड पॉइंट जहां साहब, जरा इसका जवाब दीजिए। अच्छा, देखिए, मैं समझता हूँ कि शाही साहब, पहली तो बात ये है कि शाही साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने भी बात कही और अभी हमारे जो दोस्त फरमा रहे हैं, इनको मैं एक थोड़ा सा पैगाम यहाँ देना ये चाहूँगा कि देखें, गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने स्पेशली जितना अच्छा आपके साथ बिहेव रखा, तो मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, टायरों की हवा निकाली जा रही है। देखिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ उस बात को, मैं समझता हूँ कि ये आज से पहले कभी किसी ने रखा होगा, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट को आप देख लें। उसकी वजह कराची में भी आप देखें, अभी आपने खुद बताया कि वहाँ पर पर्चे भी हुए, लेकिन जहाँ पर लोग एक चीज की अगर इजाजत आपको दी है हमने कि यहाँ से इस आज फॉर एग्जांपल हमारी बेकरीज हैं, हमने सब लोगों को दिया हुआ सुबह 8 से शाम 5 बजे तक काम करना है। जब आप 5 बजे से एक्सेस करेंगे टाइम को तो फिर हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट अपने रेट पे जाएगी। तो इसी तरह से वो ताजिर हजरात जो वायलेशन करेंगे अपना गवर्नमेंट की रेट को, तो डेफिनेटली कि वो चीजों में जाएंगे जहां पे गवर्नमेंट अपनी रेट को अपना बनवाएगी। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ, देखें आज मैं, देखें मदीहा देखें मेरी बात सुने, पंजाब पहली दफा ऐसा है कि आप देखें हमने बहुत नरम यहाँ पे रखे हुए हालात, लोग आप देख रहे हैं सड़कों पे भी जा रहे हैं,
दुकानें भी आराम से खोल रहे हैं, छोटा मोटा अपना कारोबार भी कर रहे हैं, लेकिन आगे हम फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सीएम साहब कल इसमें बैठेंगे और बहुत संजीदगी से बैठ के सोच रहे हैं। आज आपने अपने दिखाया मियां इस्लाम इकबाल को बताया और शानदार पॉलिसी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हम ताजरों की मैं आपके प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ कि हम इसको प्लान करके ताजरों की मार्केटें खोलने जा रहे हैं, क्योंकि हम ये बिल्कुल इस पे वज़ीर आला पंजाब फोकस्ड है अपने लोगों के साथ, वो अपने गरीब ताजरों के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आप देखें कि वो 3-3 घंटे बैठ के अपने गरीबों के लिए, अपने लोगों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। 3 घंटे आप देखें बैठ के इतने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा करके अपनी आवाम के लिए वो इकट्ठा रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब आपके लिए वो चाहते हैं कि हमारे जो ताजर हैं वो एक ताजर एक दुकान को लेकर नहीं चल रहा होता, एक कुनबे को लेकर चल रहा होता है, एक घर को लेकर चल रहा होता है। इनके लिए इतनी आसानियां पैदा की जाए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान अवामी तहरीक का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने यह खत लिखा है और हुकूमत टैक्स गुजार ताजरों के लिए खसूसी माली पैकेज का ऐलान करे, इस खत का ये मतन है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम में आगे चलकर आपके साथ मैं शेयर भी करती रहूंगी, लेकिन कल एक वाज़ेह पॉलिसी आ रही है या नहीं, ये हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर वाज़ेह पॉलिसी नहीं होगी तब लोगों में बहुत ज्यादा इंतशार होगा। नज़ीर चौहान साहब, वाज़ेह पॉलिसी ना होने की वजह से लोगों में इंतशार ज्यादा हुआ है, दुकानें खोलनी है या नहीं खोलनी, इसका खामियाजा हम अभी भुगत रहे हैं। तो कल जो पॉलिसी आ रही है वो किस कदर वाज़ेह होगी? जी देखें, पहली बात तो यह है मदिया कि अभी जब आप बता रही थी, मियां असलम साहब भी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो बेसिकली उन्होंने भी ये बात बड़ी बरमला कही कि हमने तमाम मार्केटों के, मियां असलम इकबाल साहब ने भी इस तमाम लोगों को मीटिंग्स की, बुला के फर्दर उनसे पूछा कि हम अगर खोलते हैं मार्केट्स तो आप बताएं किस तरह से आप प्लान करें ताकि आप लोगों ने मार्केट्स को खोलना है, किस तरह से सिस्टम को लेकर चलेंगे। सब नुमाइंदगान को बुलाया गया? जी, पूरे लाहौर के बिल्कुल बुलाया गया। जी, लाहौर चैम्बर के भी थे और अंजुमन ताजरान के लोग। इस बात के ऊपर तो आप सेटिस्फाई होंगे कि आपकी नुमाइंदगी। अच्छा देखिए, ये पहली दफा हो रहा है। देखिए, हम अपने लोगों को बगैर उनके मशवरे से कोई फैसला नहीं करते, और ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का हुक्म है कि स्पेशली इन तमाम लोगों को देखें मसाइल कहाँ पे हैं, ना कि गवर्नमेंट बैठ के अपना फैसला को मुसल्लत करे। तो यही वजह है कि हम 3-4 रोज से वधिया हम इन लोगों से मुलाकातें करते रहे। मियां इस्लाम इकबाल साहब जो फाइनली आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यही फैसला था कि कल जब हम बैठेंगे इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, उनके सामने सब चीजें रखी जाएंगी कि ये मार्केटों को लोग ये अपनी रखते हैं अपने मुतालबात, तो इनको कैसे हल किया जाए। यहाँ तक मुझे पता है, जो मैं आपके प्रोग्राम में आपको रिपोर्ट देके जा रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब इसमें जितनी मैं उनसे मुलाकात की है या जितना मुझे उनका पता है, वो ये खुद चाहते हैं कि हमारा जो ताजर तबका है वो इस दफा काफी इससे निकले और वो आगे निकले, अपने मशीद को थोड़ा सा चलाता रहे। लेकिन उसके लिए SOPs क्या हों, ऐसा ना हो कि हम ताजरों को कुछ इजाजत दे दें। फॉर एग्जाम्पल, एक लिबर्टी मार्केट है, हम चाहते हैं कि एक लिबर्टी मार्केट ऐसा एक मिसाली बन के दिखाए कि लोग जब वहां पर जाएं, MM आला रोड पे जाएं, तो वो कहें कि यार वाकई ऐसे शॉपिंग करनी है। तो एक सिस्टम बना के ताजरों ने हमें दिखाना है ताकि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन आसा करके उसको बढ़ाते भी जाएं। तो यही वजह है कि कल इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज देंगे। हुकूमत जो आपको हिदायत देगी तो आप उस पर पूरे उतर जाएंगे उम्मीदों पर। देखें जी, बात यह है कि हर बंदे को अपनी जिंदगी, औलाद और कारोबार प्यारा होता है। अगर हम उससे पूरे नहीं उतरेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि 8 अप्रैल 2020 को तकरीबन 20 दिन पहले सबसे पहले लाहौर चैम्बर में इस बारे में मीटिंग हुई। ब्रांदत रोड एक वाहिद मार्केट थी जहां से आपको सारे SOPs दिए गए, 13 SOPs दिए गए। उसके बाद 10 तारीख को दोबारा आपके ही चैनल पे हमने लाइव आके ये बात की थी कि जी हम गवर्नमेंट के साथ हर लिहाज से तावन करने को तैयार हैं। हम ये कहते हैं जी कि आप लाहौर की वॉल्ड सिटी की पर्टिकुलरली बात करते हैं, अब 2 जोन्स में इसको डिवाइड कर दें और अल्टरनेट डेज पे ले जाएं। जिस वक्त चाइना में ये प्रॉब्लम आई थी, सबसे पहले चाइना ने ये मॉडल फॉलो किया था। वुहान तो कंप्लीट लॉकडाउन था, मगर जो बड़े बड़े उनके एरिया से शंघाई, ग्वांगजू वगैरह, उधर उन्होंने किया मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन खोलते थे 9 to 5। ठीक है, उससे बहुत बेहतरी आ गई। अगर दुनिया की वो कौम कर सकती तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे में क्या कमी है? निशान साहब, यहाँ पे मैं ये बात कहूंगी कि ताजरों की आवाज प्रोग्राम टॉप स्टोरी बना है और ये आवाज ऊपर तक गई है, और ये कल जो पॉलिसी आपको की जानिब आ रही है, अब आपको भी इस बात को शोर करना पड़ेगा कि आप भी उस पॉलिसी के ऊपर मनोअन अमल करेंगे, वरना टॉप स्टोरी पहुंच जाएगा आपके बाजारों में, जहां दुकानों पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही होगी, हम उसको रिकॉर्ड जरूर करेंगे। फिर आपने ये नहीं कहना कि मीडिया हमारे कारोबार के पीछे है। देखिए, बीइंग अ ताजर,
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایس او پیز کو, گورنمنٹ کی پالیسیز کو فالو کریں. آج تک کرتے آئے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کریں گے. ہم لوگوں نے جو ایس او پیز بنائے تھے اس میں پرٹیکولرلی ایک چیز ہم نے جو کہی تھی کہ اگر کسی دکان کے 2 مالک ہیں تو آلٹرنیٹ ڈے پہ آ جائیں, ایک دن ایک مالک آئے. 10 لڑکے ہیں تو 3 لڑکے آ جائیں. ایک بندہ آپ ڈیزگنیٹ کر دیں جو آنے والے کو ڈس انفیکٹ کرے, وہیں سینیٹائزر پڑاؤ, وہیں ٹیشو پیپر پڑاؤ, اور ایک ٹائم میں میکسیمم 3 گاہک آپ اپنی دکان میں لے کے آئیں تاکہ کسی قسم کی وبا نہ پھیلے. اس بات کے پیش نظر کہ ایکسپرٹس کی ابھی تک یہ رائے ہے کہ کورونا کو اگر بھگانا ہے تو لاک ڈاؤن یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, یہ اس کا واحد حل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن اگر واحد حل ہے یا سوشل ڈسٹینسنگ واحد حل ہے, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جزوی لاک ڈاؤن, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں. بہت سارے موڈیولز ہیں لاک ڈاؤن کے, یہ بتائیے گا کتنے اس کے اقسام کتنی ہے لاک ڈاؤن کی؟ دیکھیں آپ جو بتا رہی نا, اس کو اگر میں صرف ایک لفظ یوز کروں, دیٹ از اسٹریٹجک لاک ڈاؤن. اچھا, اسٹریٹجی ہوتی ہے حکمت عملی. مینجمنٹ کے اندر یہ میڈیکل مینجمنٹ بھی ہوتی ہے, کاروباری مینجمنٹ, ہر چیز مینجمنٹ ہے. اس کے اندر اسٹریٹجک لاک ڈاؤن یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے لاک ڈاؤن کریں کہ لوگوں کا رزق بھی چل جائے, کاروبار بھی چل جائے, اور یہ لاک ڈاؤن ایک دم کرفیو لگا کے آپ ان کو برباد کر دیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی حل نہیں ہے. میں نے بولا غریب ملک کا اکانومی ٹوٹ گئی تو ہم ویسے ہی بھوک سے مر جائیں گے. انہیں ذمہ دار بننا پڑے گا, اور ایک ویل ڈیفائنڈ اور اسٹرکچرڈ اور اس کے اوپر امپلیمنٹیبل وائبل پالیسیز دینی پڑے گی حکومت کو. آپ دیکھیں اگر ان کے پاس ان کے 6 کسٹمر ہیں تو 6 کو پتا چلے کہ 6 فٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس آل. وہ 6 انٹرٹین ہو جائے تو اگلے 6 آئیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ یہ ڈسٹینس میں نے نہیں دیکھا. اگر اسلام آباد بازار میں گئی اور وہاں پر اگر ایک پرچون کی دکان بھی کھلی ہے تو تمام لوگ پہلے جانے اور پہلے اپنا راشن لینے کی تگودو میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے تھے. یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو جنگ ہے نا, یہ وائرل وار نہیں ہے, یہ رویوں کی جنگ ہے. صحیح, ہم نے رویے چینج کرنے ہیں تو بچنا ہے. اگر یہ رویے رہے, اب دیکھیں اگر اب لاہور کا روپ نکلا ہے, جی, اوزون لیئر ٹھیک ہوگی, بالکل, پرندے واپس آنے شروع ہو گئے, بالکل پرندے واپس. میں تو کہتا ہوں کہ ایک گلوبل چارٹر بنا دیں آپ, جی, کہ ہر سال 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن ہوگا. اچھا, اور یہ بالکل جو جگہ وہاں رک جائے. اچھا, اور اس سے یہ دیکھیں آپ, میرا تو موسم بدل گیا ہے. جی جی جی, مجھے اس کی بلیسنگ بھی دیکھیں آپ نا. کرونا شاید ہمیں تمیز سکھانے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چوہان صاحب اس کا جواب دے دیجیے. دیکھیں جی, اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی وبائی مسئلہ دوبارہ ہو, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس کے اندر اب چینج ہونے جا رہی ہے, خالی پاکستان نہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو اگر یو کے کی اگر بات کریں, ان ملکوں کو دیکھ کے ہم اپنا مائنڈ سیٹ چیک کرتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں. یو کے کی وہاں کی ساری اکانومی تباہ ہو چکی ہے, ان کی جتنی فلائٹس بند ہو گئی ہیں, اسٹوڈنٹ وہاں سے بھاگ گئے ہیں, جتنے برانڈ سے وہ بند ہو گئے ہیں وہاں پر, اور وہاں پہ جتنے ان کو جب انہوں نے یہ بریگزٹ میں گئے ہیں تمام ان کی پراپرٹی دوبارہ ریوائز ہو گئی ہے. اب دیکھنا صرف یہ کہ ملٹی نیشنل جو دنیا ہے وہ کس طرف لے کے چلتی ہے اپنی اکانومی کو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے ہم پہ. ہم نے تمام جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں, میرے جو سننے والے دوست سن بھی رہے ہیں آپ کو, آپ کے پروگرام کی سعادت سے, کہ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے. آپ جس طرح اگر تو مارکیٹوں کا جیسے انشاءاللہ ہم اناؤنس کرتے ہیں, جس طرح جو ملت بنے گا فارمولا, تو آپ کوشش کریں کہ پہلے رمضانوں کے اندر اپنی شاپنگ مکمل کر کے تو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے ساتھ اپنی چیزوں کو مکمل کر لینا. کہ ایسے کریں کہ وہ چاند رات والے مسئلے, آخری اشروں والے مسئلے, اب وہ والے مسئلے نہیں ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح ہم ایزی ٹائم کے ساتھ اپنی ضرورت زندگی کو بھی پورا کر لیں, اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو گھر میں بھی لاک ڈاؤن رکھیں. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم مل کے دونوں طرف سے, گورنمنٹ تو آپ کے ساتھ پورا, دیکھیں آج بھی گورنمنٹ نرم ہے, اور آپ یہی وجہ کہ آپ سڑکوں پہ بھی نظر آ رہے ہیں, دکانیں بھی کھلی نظر آ رہی ہیں. حکومت کی چند پالیسیز سے اختلافات ایک طرف ہیں, لیکن محکمہ PND بورڈ نے رپورٹ تیار کی ہے. کورونا کی وجہ سے پنجاب حکومت کو 18 کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے, اور یہ تخمینہ لگایا گیا ہے. اور کورونا کے باعث پنجاب کا GDP 9% کم ہونے کا خدشہ ہے. تو ہم نے اگر حکومت کا ساتھ نہ دیا تو حکومت کا نقصان نہیں ہے یہ ہمارا, کیونکہ حکومت تو آنی جانی ہے, شہری اور جو ہم اس میں رہنے والے ہیں, ملک میں رہنے والے باسی ہیں, نقصان ان کا پرماننٹلی ہوگا. تو ہم نے اس وقت حکومت کا ساتھ دینا ہے, گھر میں رہنا ہے, محفوظ رہنا ہے. بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में अगर मैं कोविड पॉजिटिव की तादाद आपके सामने शेयर करूं तो 4,590 हो चुकी है। इनमें हलाक होने वाले, मरने वालों की तादाद 58 हो चुकी है और अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हम उनके लिए दुआगो हैं। और इनमें से रिकवर करने वालों की तादाद जो है वो 790 हो चुकी है। दिन ब दिन सिचुएशन क्रूशल होती जा रही है। रमजान की आमद है, जखीरा अंदोजी, और इसके अलावा एक और रिपोर्ट है मेरे पास। सेब की कीमत 50 रुपए, अमरूद खजूर 30, केला 20 रुपए और अंगूर की कीमत में 10 रुपए इजाफा हो गया है। शायद आप में से देखने वालों को बहुत सारे ऐसे देखने वाले हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि अगर अंगूर या अनार महंगे हो जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फर्क पड़ता है। और अगर मैं कहूँ उनकी तादाद 70% है तो ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले नजीर चौहान साहब, एक और चैलेंज, क्या रमजान बाजार लगेंगे? हमारा रमजान कैसा होगा? देखें जी, रमज़ान बाजार तो बिल्कुल नहीं लगा रहे हम इस दफ़ा। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस दफ़ा किसी चीज़ पे कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। डायरेक्ट जो है गरीब को उसका फ़ायदा होना चाहिए, ना कि उन बाज़ारों की नज़र पता नहीं कितने अरब रुपए जो चले जाते हैं वो किसकी जेबों में हो जाते हैं हमें नहीं पता चलता। लिहाजा जो डायरेक्ट हमारे गरीब लोग हैं उन तक उनको उनके समरात पहुंचाए जाएं और होगी, हर बिल्कुल क्रॉस बहुत फैसले होंगे। और देखें, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ये नारा दिया था, इसको समझने वाली बात है, 1 मिनट में ये बात कंप्लीट करूंगा। रियासत मदीना का नाम, ठीक है, तो रियासत मदीना इमरान खान अकेले ने बनानी है, ठीक है, सबने क्या मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैंने भी अपने रब को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे हूं कि नहीं हूं? जब हर बंदा अपना मुहासरा खुद करेगा कि क्या हम चाहते हैं कि दीन के बड़े आला बातें हम करते हैं और बड़े आला हम कलामी के लिए माजूद चाहती हूँ, रमजान में मसाजिद के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखें, इसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और क्योंकि एज ए मुस्लिम हम सबको, मैं समझता हूँ हमारा हक था कि अभी आप देखें बैतुल्ला शरीफ और मदीना मुनव्वरा शरीफ, दिल बहुत दुखी है, परेशान है कि वहाँ पे भी अभी तरावी भी नहीं और रोज़े भी नहीं रखे, उस तरह से इफ्तारी नहीं हो रही। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने स्पेशल वो जो एक डिस्टेंस हमने तय किया था उसके तय रखते हुए तमाम मसाजिद को हम खोल रहे हैं। उसमें बाकायदा 5 वक्त नमाज भी अदा होगी और बाकायदा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह तरावी का भी एहतमाम किया गया है। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि अब सब लोग मिलकर अपने अल्लाह के हजूर ये दुआ करें कि अल्लाह हमें इस मूजी मर्ज से बचाएं और हम सीधे रास्ते पर अपनी जिंदगी को लेके आएं। जो खामियां, गलतियां हमसे पीछे कोताहियां हो चुकी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हैं, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मैं सारी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता हूं। ठीक है, लोगों को ये समझाना भी है, समझाना भी है, कुरान पाक क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, ये लोगों तक समझाना भी होता है और ये बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। ज़िशान साहब, आखिर में आपका पैगाम हिकमत अमली के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आप क्या करेंगे? देखें जी, जिस तरह SOPs बना के दिए गए, हम तो अपने ताजिर भाइयों को यही एजुकेट कर सकेंगे कि खुदारा अगर मौका दोबारा मिल रहा है आपको अपने घरों को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो SOPs को फॉलो करें ताकि इस वबा को कर्टेल किया जा सके। खत्म तो अब पता नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं इसको, मगर अपनी जानों पर रहम करें, अपने औलादों पे और अपनी आवाम पे रहम करके जो SOPs है उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक कारोबार करें ताकि आपकी इकोनॉमी भी चले और आप जिस आजमाइश की घड़ी में इस वक्त हैं उसमें से निकल सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पे आपको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों? वजह? इसलिए कि वो ये हल का हिस्सा नहीं है, वो प्रॉब्लम का हिस्सा है। वो ग्रुप कैसे? मैं बताता हूँ। पहली पॉलिसी ये देख लीजिए, दुनिया के अंदर स्ट्रक्चर बनते हैं परमानेंट। हम बना रहे हैं 1000 बेड आप खरीदे, मेरा और आपका टैक्स का पैसा है। वहाँ बेड खरीदे एक्सपो के अंदर, कल को पता खत्म हो जाएगा, पता किधर चले जाएंगे, वो कितना किराया लगेगा कोई पता ही नहीं। सड़कों के ऊपर तंबू लगा के आपने सैनिटाइजर रख दिए, बाल्टी वो करवा के, ये पैसा जाया। ये परमानेंट क्यों नहीं बन सकते थे? वो लाशों की जो डेड बॉडीज है हमारे तो फील्ड अस्पताल का मायने ही होता है ना, आप अगर इसको कर भी ले, कहीं देख भी ले, तो फील्ड अस्पताल तो ऐसे होते हैं कि कहीं पे भी आपने लगा दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैदान में लगा दिया, फुटबॉल मैदान में लगा दिया। लाहौर के अंदर 18 मेडिकल कॉलेजेस थे, 18 मेडिकल कॉलेज, कई हॉस्टल थे, सारे कॉलेज हॉस्टल बंद है, वो बन सकते थे। ठीक है। और बगैर किसी एक्सपेंडिचर के हमने इतना पब्लिक जो एक्सपेंडिचर था जाया किया। एक और सुन ले जो लास्ट मेरा पर, हम ये कर क्या रहे हैं कि हमारी जो बात हो रही है इस वक्त इस ग्रुप के एडवाइस के ऊपर उसको गुस्ल भी नहीं दिया जा रहा। लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में फैमिलीज जा रही हैं। ठीक है, गुस्ल दिया जा सकता है, ये WHO ने गाइडलाइन भी दी। ठीक है, माजरत के साथ डॉक्टर साहब मुझे प्रोग्राम का अख्ताम करना। नाजरीन, घर में रहें, महफूज रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।